जून में मॉस्को और क्रीमिया दहला, लेकिन जुलाई में बारी कीव की है और इसका ट्रेलर रूसी राष्ट्रपति ने दे दिया है। बीती रात कीव पर रूस ने ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से ट्रिपल अटैक किया है। रूसी हमलों की रणनीति ऐसी थी कि यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए और इसका नतीजा रहा कीव में भीषण तबाही। हालात ऐसे बन गए कि आधे कीव शहर को अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। पुतिन की मिसाइलों ने कीव में कितनी तबाही मचाई, इस रिपोर्ट में देखिए। कीव में एक साथ 30 से ज्यादा इलाकों पर हमले किए गए। रूसी सेना ने 500 ड्रोन से हमला किया, साथ ही 74 मिसाइलें दागी। हमलों में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 86 लोग घायल हैं। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। और रूस ने कीव पर हमले की शुरुआत 1 जुलाई की रात 9:40 पर की। ये कीव पर हमलों का पहला राउंड था। इस राउंड में रूस ने करीब 300 ड्रोन हमले किए। हालांकि इन ड्रोन्स को यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक रोक लिया। इसके बाद रात 12:45 पर एक बार फिर यूक्रेन में सायरन बज उठे। यूक्रेन की वायुसेना ने कीव के नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया और इस अलर्ट की वजह था रूस के अलग अलग एयरबेस से उड़े पुतिन के बम वर्षक विमान। कीव पर हमलों का दूसरा राउंड रात 2 बजे शुरू हुआ। रूस के करीब 10 बॉम्बर्स ने मिसाइलों से हमले किए। 30 KH-101 मिसाइलें, 12 जिरकॉन और 6 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। साथ ही 200 ड्रोन दागे गए। यह हमला इतना बड़ा था कि यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो गए और कीव का बड़ा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। दूसरे राउंड के बाद कीव को उम्मीद थी अब शायद रूसी हमले नहीं होंगे। ऐसे में कीव में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन यूक्रेन का अनुमान पूरी तरह से गलत साबित हुआ। इसी दौरान रूस ने हमलों का तीसरा राउंड शुरू कर दिया। रात 2:50 पर कीव पर फिर अटैक किया गया। इस बार रूस ने सिर्फ इस्कैंडर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम पहले से ओवरलोड थे, ऐसे में वो एक भी मिसाइल को नहीं रोक सके। दावा है कि रूस ने ठीक उन्हीं जगहों पर हमले किए जहां दूसरे राउंड में बारूद बरसाया गया था। रूस ने अपार्टमेंट, प्रीमियर पैलेस, होटल, मेट्रो स्टेशन के गेट, एम्बुलेंस स्टेशन, साइंस इंस्टीट्यूट, ऑफिस बिल्डिंग, म्यूजियम और एक सरकारी इमारत को टारगेट किया। कीव पर यह हमले रूसी राष्ट्रपति का आखिरी संदेश माना जा रहा है। इन हमलों के जरिए पुतिन ने मैसेज दिया कि इस बार हमले सिर्फ कीव में रिहायशी इलाकों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होंगे, बल्कि रूस के टारगेट पर कीव की सभी प्रमुख सरकारी इमारतें होंगी। राष्ट्रपति पैलेस सहित सभी इमारतों को बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए राख बना दिया जाएगा। तो पुतिन ने यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए एक बेहद खतरनाक चक्रव्यूह तैयार किया है। पुतिन की नई एनर्जी स्ट्राइक रणनीति ने फ्रंट लाइन पर तैनात यूक्रेन की सेना की लाइफलाइन यानी उसके ईंधन नेटवर्क को एक ही रात में ध्वस्त कर दिया है। लेकिन यूक्रेन के खुफिया एजेंसियों को डर है कि पुतिन अब यूक्रेन पर सबसे बड़े हवाई हमलों की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आसमान में कयामत के विमान उड़ान भर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने न केवल रूस के भीतर 1300 किलोमीटर गहरी सर्जिकल स्ट्राइक करके पुतिन के तेल ठिकानों और मिसाइल कारखानों को दहलाया है, बल्कि समुद्र में रूसी ड्रोनों को हवा में ही भस्म करने के लिए एक अवैध ड्रोन ढाल भी तैनात कर दी है। इस आर पार की जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से तुरंत सदस्यता देने की मांग कर दी है। यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़ी संख्या में छोटे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इन ड्रोन में इस्तेमाल किया गया 2 स्ट्रोक इंजन भी ईंधन और तेल से चलता है। अगर ईंधन नहीं मिलेगा तो यूक्रेन के सस्ते ड्रोन नहीं उड़ सकेंगे। यानी रूस की कोशिश केवल एक लड़ाई जीतने की नहीं, बल्कि यूक्रेन की पूरी युद्ध मशीन की रफ्तार कम करने की है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीती एक रात में पूर्वी और मध्य यूक्रेन में 25 से ज्यादा तेल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इनमें यूक्रेन के नागरिक पेट्रोल पंप, सेना के ईंधन टैंकर और कई रिफाइनरियां भी शामिल हैं। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना नागरिक फ्यूल नेटवर्क का भी इस्तेमाल करती है, इसलिए अब पेट्रोल पंप भी उसके निशाने पर है। रिफाइनरी से लेकर फ्रंट लाइन तक पूरी ईंधन सप्लाई चेन पर हमले किए जा रहे हैं। मकसद साफ है, यूक्रेन की सेना की रिफ्यूलिंग क्षमता की रीढ़ तोड़ी जाए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस प्रहार के बाद यूक्रेन के सैन्य वाहन लाचार खड़े रह गए। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी है कि रूस एक और बड़े हवाई हमले की तैयारी कर चुका है। निगरानी करने वाले सैन्य चैनलों के मुताबिक रूस के कम से कम 7 Tu-95MS बॉम्बर और कम से कम 3 Tu-160 बॉम्बर उड़ान भर रहे हैं। आशंका है कि एंगल्स, हवाई क्षेत्र और कैस्पियन सागर की दिशा से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की कई लहरें यूक्रेन की ओर दागी जा सकती हैं। यानी यूक्रेन की 2 बड़े लॉन्च पैड से घेराबंदी की जा रही है, इसलिए ज़ेलेंस्की आने वाले दिनों को लेकर परेशान है। दूसरी तरफ यूक्रेनी खुफिया तंत्र को ये पुख्ता इनपुट मिले हैं कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े हवाई हमले को अंजाम देने का ताना बाना बुन चुके हैं। विनाश के इस खतरे को देखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी आयरलैंड यात्रा को बीच में ही छोड़कर कीव वापस लौट आए।
उन्होंने अपने देश के नागरिकों से बेहद सावधान रहने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। और रूस यूक्रेन की ईंधन सप्लाई पर हमला कर रहा है तो यूक्रेन ने भी जवाब में रूस के भीतर मौजूद सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सबसे पहला हमला क्रीमिया के साकी सैन्य एयरबेस पर हुआ, जहां यूक्रेन ने सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के हैंगर को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके बाद ड्रोन फ्रंटलाइन से 600 किलोमीटर दूर रूस के पेंजा क्षेत्र तक पहुंचे, जहां मिसाइलों के लिए अहम कलपुर्जे बनाने वाले सैन्य संयंत्र पर हमला किया गया और फिर रूस के भीतर करीब 1300 किलोमीटर दूर उफा की तेल रिफाइनरी पर भी स्ट्राइक की गई। यानी यूक्रेन अब रूस के रक्षा उद्योग और ऊर्जा ढांचे पर अंदर तक प्रहार करके उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो एक दिन पहले ईरान की तरफ से दुनिया को यह बताया गया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब 24 घंटे बाद ईरान से एक और चौंकाने वाला बयान आया। युद्ध के थमने और हॉर्मुज के खुलने से पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में फ्री एंट्री सिर्फ 60 दिनों के लिए, यानी वो 60 दिन जिसमें अमेरिका ईरान को फाइनल समझौता करना है। अब अमेरिका ईरान को प्रलोभन दे रहा है कि जब तेल निर्यात से प्रतिबंध हट रहा है तो फिर हॉर्मुज से टोल वसूली की जरूरत क्या है। लेकिन ईरान समझ चुका है कि हॉर्मुज ही वो हथियार है जिसके बल पर वो सुपर पावर को घुटनों पर लेकर आया है। देश है कि सभी शिप सिर्फ उसके बताए रूट पर चलें। ईरान के मुताबिक सभी शिप को लड़ाक द्वीप के करीब से जाना होगा। वैकल्पिक रूट लेने पर ईरान सुरक्षा गारंटी नहीं देगा और वो टारगेट भी बनेगा। ईरान के सूत्रों के हवाले से छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हॉर्मुज पर नियंत्रण को मान्यता दिलाकर रहेगा। जहाजों से टोल लेने को भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी। ईरान इसके लिए हॉर्मुज में और धमाके भी कर सकता है। और हॉर्मुज में शिपिंग लेन को लेकर बड़ी मुश्किल आ रही। यहाँ फारस की खाड़ी से निकलने वाले जहाजों को अमेरिका का रूट या ईरान का रूट, इसमें से किसी एक को चुनना होता है। इन दिनों हॉर्मुज में 2 विकल्प मौजूद हैं। रूट चुनने को लेकर संशय इसलिए क्योंकि अमेरिका कहता है कि जहाज मेरे रूट से चलें। जहाजों की कंपनियों पर अमेरिका का दबाव है, जबकि दूसरी ओर ईरान से जहाजों को चेतावनी दी जा रही कि उसने जो रूट तय किया है जहाज उसी से जाए। ईरान ने यहाँ 2 नई शिपिंग लेन तैयार की हैं। ये लेन भी इनबाउंड और आउटबाउंड की तरह है। इनके जरिए फारस की खाड़ी में एंट्री और एग्जिट होती है। इन्हें लारक द्वीप और बंदर अब्बास के पास बनाया गया है, लेकिन यहां से सिर्फ ईरान की मर्जी से निकला जा सकता है। हॉर्मुज पार करने के लिए अमेरिका ने भी रूट तय किया है। इस लेन को ओमान के समुद्री क्षेत्र के बिल्कुल पास बनाया गया है। यह लेन ओमान के मुसंदम प्रायद्वीप के करीब से होकर गुजरती है। दावा है कि इस लेन को तैयार करने के लिए ईरान की कुछ सी माइंस भी हटाई गई हैं, लेकिन यह बेहद संकरा रूट है। यहाँ सटीक नेविगेशन का पालन करना जरूरी है। इस रूट पर उथले समुद्र से खतरा है और एक जहाज फंस भी गया है। इस रूट के आसपास समुद्र की गहराई बहुत कम है, इसलिए हमेशा जहाज फंसने का खतरा रहता है। हॉर्मुज के मामले पर अमेरिका बेहद दबाव में है। ट्रंप नहीं चाहते कि हॉर्मुज बंद होने की नौबत आए। ईरान हॉर्मुज में तनाव बढ़ाकर दबाव भी बढ़ा रहा है। कॉफ और जेरेड कुशनर ने ईरान की मांगों को सुना है। अमेरिका ने ईरान से गैंगस्टर रणनीति छोड़ने को कहा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज की जिद समझौते में अड़ंगा बनेगा। हालांकि हॉर्मुज में ईरान का वर्चस्व साफ नजर आ रहा है। नए नियमों का पालन भी हो रहा है। 24 घंटे में कुल 35 जहाज हॉर्मुज से गुजरे हैं। 11 कार्गो शिप फारस की खाड़ी में गए। 9 तेल टैंकर भी फारस की खाड़ी में गए हैं, जबकि 15 जहाज फारस की खाड़ी से निकले। बाहर निकलने के दौरान 9 टैंकर और 6 जहाज हॉर्मुज से गुजरे। प्रमुख वार्ताकार कालीबाफ के मुताबिक हॉर्मुज में फ्री एंट्री सिर्फ 60 दिनों के लिए है। युद्ध विराम की शर्तों के तहत हॉर्मुज अभी फ्री है। अमेरिका से वार्ता के बाद टोल लगना तय है। और समझौते के बाद से अमेरिका ईरान को लेकर कई तरह के दावे कर रहा है। उसमें से सबसे बड़ा दावा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो पूरी तरह खत्म कर देने का है। यह वही दावा और वजह है जिसका खामियाजा ट्रंप ने जंग के रूप में उठाया। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म होने की बजाय उसमें तेजी के संकेत मिले। दूसरी तरफ समझौते से नाराज इजरायल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। क्या महाविनाश की नई तैयारी शुरू हो चुकी है? इस रिपोर्ट में देखिए। नातांज में कलंग गजला पहाड़ के पास बनी अंडरग्राउंड सुरंगों के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर कई गाड़ियां देखी गई हैं, जो सुरंगों के अंदर लगातार चल रहे काम की ओर इशारा करती हैं। सुरंगों के रास्ते को मलबे के बड़े ढेर से ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि ये रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन इन्हें इस तरह बदला गया है ताकि गाड़ियां तेजी से अंदर बाहर ना आ सके। ऐसा संभावित हवाई हमलों से संवेदनशील परमाणु उपकरणों और संवर्धित यूरेनियम को बचाने के लिए किया गया है। फोर्दो और इस्फहान की परमाणु साइट पर बदलाव देखा गया है। फोर्दो में संवर्धन संयंत्र की ओर जाने वाले अहम रास्तों पर नए बैरियर लगाए गए हैं।
और इस्फहान के परमाणु परिसर के आसपास भी रक्षात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। अगर ईरान के साथ चल रही वार्ता विफल हो जाती है तो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का विकल्प फिर से खुला है। अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों, खासकर इजरायल की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। अगर ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को तेज करता है या वैश्विक शांति को खतरे में डालता है तो ईरान पर हमले किए जाएंगे। इजरायल ईरान पर पहले भी 2 बार हमले कर चुका है। जरूरत पड़ने पर इजरायल ईरान पर तीसरा हमला भी कर सकता है। इजरायली सेना ठीक वैसे ही तैयारी कर रही है जैसी 28 फरवरी से पहले की गई थी। इजरायल वॉर मिसाइल तैयार कर रहा है। सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इजरायल होम ग्राउंड डिफेंस फोर्सेस की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ईरान पर हमलों के विकल्प और ब्लूप्रिंट तैयार हो चुके हैं। इजरायल ने अपने ईरानी टारगेट तय कर लिए हैं। ईरान के पास भारी बमबारी के बावजूद अंडरग्राउंड मिसाइल नेटवर्क सुरक्षित है। हॉर्मुज के पास क्षतिग्रस्त हुई लगभग सभी मिसाइल साइट्स को फिर से चालू कर दिया गया है। ईरान ने अपनी ड्रोन उत्पादन क्षमता को युद्ध के बाद से 10 गुना बढ़ाने का दावा किया है। ईरान ने पहले के मुकाबले अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर लिया है। तो हॉर्मुज पर नियंत्रण और न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर ईरान अमेरिका के बीच मामला अटका है, तो वही फ्रीज संपत्ति की बहाली को लेकर भी तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान अमेरिका वार्ता 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है, जिसकी वजह पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम माना जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट है कि वार्ता टालने की वजह फ्रीज संपत्ति है। अमेरिका और ईरान इस बात पर सहमत हुए हैं कि वो आने वाले हफ्तों में माहौल को शांत रखेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच बिना किसी मिसाइल हमले या सैन्य कार्रवाई के MOU पर शांति से काम आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही ईरान यूएस वार्ता को आयतुल्लाह अली खामनेई के सुपुर्द खाक होने तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ईरान ने अमेरिका द्वारा MOU का उल्लंघन करने का मुद्दा उठाया। ईरान ने साफ कहा है कि किसी भी समझौते के लिए फ्रीज संपत्तियों को बहाल करना जरूरी है। वहीं अमेरिकी अधिकारी के हवाले से इजरायली मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि समझौता ज्ञापन की शर्तों के पूरा होने तक ईरान की संपत्तियां फ्रीज रहेंगी। दावा यह भी है कि जारी की गई किसी भी रकम का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद के लिए ही किया जा सकेगा। 131 दिन बाद अली खामनेई की अंतिम यात्रा शुरू होने जा रही है। करोड़ों लोगों की भीड़ के बीच मुस्तफा सार्वजनिक रूप से पहली बार सामने आ सकते हैं और इस बीच उन पर हमला होने की आशंका है। इसे देखते हुए सुरक्षा की अभूतपूर्व तैयारी की गई है। आखिर क्यों बदला गया अली खामनेई की अंतिम यात्रा का रूट और क्यों पूरी दुनिया की नजर अब मुस्तफा खामनेई पर टिकी, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 दिन, 2 देश, 3200 किलोमीटर, 2 करोड़ लोग, 40 देशों के प्रतिनिधि। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुश्तबा इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे? और अगर दिखाई देंगे तो क्या उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी? क्या अली खामनेई के जनाजे में शामिल मुश्तबा खामनेई पर हमला हो सकता है? इस बीच ट्रंप की करीबी सहयोगी लॉरा लूमर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने भी विवाद खड़ा कर दिया। लूमर ने इजरायली सेना को टैग करते हुए लिखा कि खामनेई के जनाजे के दिन उसके पास मौका होगा। 4 जुलाई को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में अंतिम दर्शन शुरू होंगे। 5 जुलाई को आम लोगों और विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के लिए अंतिम दर्शन जारी रहेंगे। 6 जुलाई को तेहरान में मुख्य राजकीय अंतिम यात्रा निकलेगी। 7 जुलाई को पार्थिव शरीर पवित्र शहर कुम ले जाया जाएगा। 8 जुलाई को इराक के नजफ और करबला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं और 9 जुलाई को मशहद में इमाम रजा दरगाह परिसर के पास अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान की सड़कों पर सुरक्षा का अभूतपूर्व घेरा है। IRGC, बासिज मिलिशिया, पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों को बड़े पैमाने पर तैनात किया जा रहा है। हेलीकॉप्टरों से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। ईरान 1989 में आयतुल्लाह खोमैनी के अंतिम संस्कार और 2020 में कासिम सुलेमानी के जनाजे के दौरान हुई भगदड़ जैसी घटनाओं से सबक लेकर इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता।